सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके। हाँ, तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर कर लिया, चैप्टर 2 कवर कर लिया। अब आ गए हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके। सबसे पहले ये बताओ कि चैप्टर 2 जब मैं स्टार्ट किया था तब मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल से ही बन गया है इक्वेशन। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ओके। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन जो है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। इसकी जो डिग्री क्या होती है कि हम लोग चेक करते हैं कि चलो ठीक है, इसकी डिग्री अगर 1 है तो वो क्या कहलाती है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशन। अब देखो, वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे एक्स वाई की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। तो आप लोगों को पता है ना कि एक लीनियर इक्वेशन का ये क्या है, फॉर्म है। ओके। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, दो वेरिएबल्स वाले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। देखो, हम लोगों ने उस चैप्टर में जब पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी बोला था। ओके। पर अभी हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, हम लोगों ने इसमें अलग अलग दो वेरिएबल का यूज किया है। क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग एक्स और वाई का यूज किया है। तो ये क्या हो गए, दो डिफरेंट वेरिएबल हो गए, पर इनकी जो पावर है वो अभी भी क्या है, 1 है। इसी वजह से ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। पर अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो पेयर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पेयर में पढ़ना है। ओके। तो मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये जो लीनियर पे इनकी पेयर पढ़ना है, तो हम लोगों को दूसरा पेयर बनाना पड़ेगा। ओके। ये दूसरा पेयर हम लोगों ने बना लिए कि ये भी एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। पर एक बात बताइए, क्या इनमें कोई चेंजेस दिख रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं चाहें तो ये तो दोनों सेम इक्वेशन हो गई। ठीक है, कि ए वन एक्स प्लस बी वन बी सॉरी ए वन सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। पर क्या हो गई, ये पेयर है, पेयर तो है, पर क्या हो रहा है कि ये क्या हो रही है, एकदम सेम हो रही है। यार एकदम सेम होना मतलब कि क्या हो गया, वो एक ही इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन को अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करें, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं कि ए वन एक्स बी टू वाई प्लस सॉरी ए वन एक्स बी वन वाई और सी वन। तो ये हमने अगर मान लिया कि ये पेयर की पहली इक्वेशन है, तो ये क्या होगी, दूसरी। तो इसको क्या मानेंगे, ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो इसीलिए इन लोगों को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके। तो हम लोग को बेसिकली देखो यार, ऐसा है कि इस चैप्टर में ऐसा पढ़ना है कि लीनियर पॉलिनोमियल तो सॉरी लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अपन चेक करें तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्यों, क्योंकि हम लोगों को दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, इस वजह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें क्या हो गया, डिफरेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट हो गए, और इसके साथ साथ क्या हो गया, ये जो ए बी और सी है, देखो ए बी और सी जो हो रहते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ओके। जैसे कि मैं अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पर अगर हम इसको क्या करेंगे कि मान लो कि हम लोग इसका पेयर के बारे में पढ़ें। ठीक है, अब इसका हम लोग ने क्या चेंज किया, पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेयर में सेम इक्वेशन को तो लिख नहीं सकता, अब ऐसा थोड़ी लिखूंगा 2 1 x 3 1 x 3 1 5। तो देखो, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या रहते होंगे, चेंज होते रहेंगे। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके लिए कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने, जैसे वही इक्वेशन को ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गई। और इसी के लिए दूसरी इक्वेशन लूंगा तो क्या कोई और दूसरी इक्वेशन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर a1 और a2 सेम नहीं है। अब हम लोगों ने इनको क्या कर दिया है, वो एक नाम दे दिया है कि हाँ तुम दूसरी वाली इक्वेशन हो, हम लोग पहली वाली इक्वेशन। तो इसके लिए कोई एक अनदर इक्वेशन सोच लो, 3x प्लस 4y
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, मतलब देखो ये चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हमको यहाँ पर दो इक्वेशन मस्ट है कि जब तक हमारे पास दो इक्वेशन नहीं रहेगी तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो अब क्या है कि हम इन दो इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे कि ये दो इक्वेशन, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि एक कोई लाइन की इक्वेशन, कोई भी एक लाइन को जो फॉर्म करती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब कौन सी लाइन कैसी जा रही है इसको बताने का काम करती है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जब हम लोग दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कब लाइन एक दूसरे को काटती है, कब लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती है, कब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो इन सब इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड और एक क्या अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, सबसे पहले हम लोग सारे पॉइंट्स रखेंगे और उनसे चेक करेंगे कि लाइन जो होती है, देखो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को तीन ही तरीके से पढ़ना है कि क्या कब लाइन तुम्हारी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तुम्हारी लाइन कब इंटरसेक्ट करती है, तुम्हारी लाइन कब पैरेलल जाती है, और तुम्हारी लाइन कब क्या हो जाती है? कोइंसिडेंट हो जाती है। कोइंसिडेंट इसका मतलब होता है भैया, जैसे मान लो कि मैंने बोला ये एक पेन है और इस पेन के ऊपर मैंने ये दूसरी पेन ला दिया, ठीक है, ये पेन के ऊपर मैंने दूसरी पेन ला के रख दिया, तो ये क्या हो गई? एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है। ओके, तो इस ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। तो हम लोगों को तीन लाइनों के बारे में पढ़ना है। तो देखो हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक चीज को कवर करेंगे। ओके, तो मैंने क्या बोला, आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि अगर हम लोग सिर्फ अकेले लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। पर जैसे ही हमने पेयर की बात किया तो अब हम लोगों को पेयर्स में इनको सॉल्व करना है और उनसे पता करना है कि कौन सी लाइन पे इंटरसेक्ट होती है, पैरेलल होती है और कोइंसिडेंट होती है। देखो एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब चीज समझ आ जाएगा। ओके, कि कौन सी कंडीशन होती है, कब इंटरसेक्ट होता है, कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो कुछ एग्जांपल देखो। सबसे पहले तो हम लोगों को ना इसमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 3 में क्या करना पड़ता है? कोई स्टेटमेंट पढ़े और उसके बाद क्या बोलेंगे कि उससे इक्वेशन बना। जैसे कि आप लोगों के इंट्रोडक्शन में चैप्टर 3 का एक इंट्रोडक्शन है, उसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है। एक गांव की लड़की है अखिला। ओके, अखिला एक लड़की है जो अपनी मम्मी के साथ शायद मम्मी को वो जिद करती है कि अपने को कहाँ जाना है? मेले में जाना है, मेले में जाना है। तो उसकी माँ उसको क्या देती है? 20 रुपए देती है ना, ऐसे 20 रुपए देती है और उसमें बोलती है कि देखो बेटा मैं आपको 20 रुपए दे रही हूँ, आप ये लेके जाओ और जो भी आपका मेला है वो घूम लो। तो क्या होता है कि जो अखिला होती है उसको क्या करना रहता है? वो 20 रुपए को कहाँ यूज करती है वो? कि एक जाइंट व्हील जानते हैं ना आप लोग, मेले में जाते हैं तो वो आसमानी झूला ये बोलते हैं वो, तो उसमें झूलना चाहती थी वो। और क्या करती थी? एक गेम खेलना चाहती थी। क्या नाम था उसका? हुपला। हुपला था ना, हुपला, जिसमें ऐसा एक रिंग को पकड़े और किसी सामान पे फेंके। अच्छा ये सामान पे फेंका गया, ये अपना सामान हो गया, ठीक है, इसको लेके जाएंगे। ओके, तो ऐसा गेम था। तो उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था कि अगर वो जो मार्केट में गई, सॉरी मेले में गई, तो उसको पता चला कि अगर वो हर एक राइड करती है जाइंट व्हील में, अगर एक राइड करती है तो उसको कितने रुपए लगेंगे? 3 रुपए लगेंगे। और अगर वो हुपला गेम खेलती है तो उसको 4 रुपए लगेंगे। ओके, ठीक है। ऐसे करके उसमें कंडीशन दिया गया था कि अगर वो 3 रुपए लेती है तो उसका 3 रुपए किसकी कॉस्ट है? उसके राइड की है। और जो हुपला खेलने की है वो कितनी है? 4 रुपए। पर उसमें एक कंडीशन ये बोला था कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स, ठीक है, और सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। मतलब क्या कह रहा है उसमें? मान लो कि आपने जाइंट व्हील को मान लिया एक्स, अभी मैं सब समझा रहा हूँ, ठीक है, जाइंट व्हील को मान लिया आपने एक्स, तो हुपला को क्या मान लो? वाई। क्योंकि देखो अब यहाँ पर एक्स वाई वाला ही काम होगा क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो उसमें क्या बोला था? एक कंडीशन में ये बोला कि जितने बार उसने हुपला खेला, ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। मतलब जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधा उसने क्या किया? जाइंट व्हील पे राइड किया। तो जितने बार उसने हुपला खेला उससे आधा टाइम उसने क्या किया? जाइंट व्हील में राइड किया। तो इसलिए अगर अपन इक्वेशन बनाना चाहें तो जितने टाइम उसने हुपला खेला उसका आधा उसने क्या किया? जाइंट व्हील में
टाइम स्पेंड किया। और क्या बोला कि अगर उसको सपोज मान लो कि 3 रुपए लग रहे हैं क्या खेल जायंट व्हील के, और अगर मान लो उसको लग रहे हैं 4 रुपए कुपला खेलने के, तो उसके पास टोटल पैसे कितने थे? 20 रुपए। तो ऐसे इक्वेशन हम लोगों को क्या करना है? फॉर्म करना है। ठीक है, ये कहानी के माध्यम से उसमें बताया था। ऐसी ही कहानी तो नहीं देगी, आप लोगों को कुछ कंडीशन देंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, कि लाइंस इक्वेशन की कैसे कैसे बनती हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखिए गाइस, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि दो लाइंस के बारे में, कि कभी भी क्या बोला था कि द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। कभी भी दो लाइन किसी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में। सपोज मान लो चाहे वो यहाँ पॉइंट में हो, चाहे वो इस पॉइंट में हो, पर कभी भी अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कोई एक ही पॉइंट में करेंगे। चाहे तो वो ऐसे करे, पर करेगी तो एक ही पॉइंट में। ऐसा नहीं होगा कि ये इंटरसेक्ट करने के बाद ये लाइन नहीं कहलाती, ये क्या कहलाता है? तुम्हारा सांप कहलाने लगेगा। ओके, तो ये सांप वाली डिजाइन नहीं, ये कर्व वर्व नहीं, सिर्फ मैंने बोला लाइंस। ओके, तो एक लाइन एक दूसरे को क्या करती है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर इसमें दूसरा पॉइंट क्या बोला था 9th में, कि द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट व्हेन दे आर पैरेलल। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो क्या कभी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती ना बबुआ। कैसे नहीं कर सकती? देखो क्या होता है, आपने ट्रेन की पटरी देखा होगा, क्या है वो? एक पैरेलल डिस्टेंस में चलती है। कभी भी वो ऐसी नहीं होती कि इधर जाके मिलना चालू कर दे, इधर जाके ऐसा ऐसा मिलना चालू कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये समांतर मतलब कि सेम डिस्टेंस से क्या होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हर समय, हर जगह, हर वक्त, हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है। ओके, समझ गए? तो ऐसी कंडीशन जो होती है, दूसरा पॉइंट में बताया गया था तुम्हारे 9th क्लास में। तीसरे पॉइंट में क्या बोला था कि द टू लाइंस विल कोइंसिडेंट। दो लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट को समझो कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का चलना, यही क्या कहलाता है? कोइंसिडेंट। ओके, मतलब ये उसके ऊपर आकर चिपक गई है, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं। ओके, मतलब क्या बोल सकते हैं कि तीन कंडीशन, कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है, दो लाइन पैरेलल हो सकती है, और एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो सकती है। मतलब 3 पॉइंट तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं। चलो ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जब लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करती है। तो देखो, इंटरसेक्ट कर रही है तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग क्या करते हैं? एक एक को समझते हैं यार। देखो, ग्राफिकल मेथड तो मैं समझाऊंगा, पर उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग समझ तो लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग की सारी कंडीशन क्या होती है, क्या क्या किस तरीके से होता है। तो देखो एक एक बात करते हैं। देखो, हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी दो इक्वेशन, मान लो कि ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को लेकर ही सॉल्व करेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इससे पता चलेगा कि हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग का कंडीशन चेक करते हैं। देखो, कभी भी आपके रेशियोज, मतलब सपोज मान लो इनके रेशियोज कैसे चेक किया जाता है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। सपोज मान लो ये तीन ही हम लोगों को क्या करेंगे? कोफिशिएंट का यूज करते हैं, तो इसमें चेक करेंगे कि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है। देखो, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन कुल मिला के ये रहती है कि कभी भी A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये क्या इक्वेशन क्या कहलाती है? आप लोगों की इंटरसेक्टिंग कंडीशन कहलाती है। अब क्या कहलाते हैं? चलो चेक कर लेते हैं इसके लिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लिया, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने। क्या एग्जांपल लिया? चलो सपोज मान लो ये इक्वेशन लिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो कि A1 की वैल्यू क्या है। हियर A1 इज इक्वल्स टू क्या है? 2, तो मैंने यहाँ पे रखा 2। ओके, और A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, तो मैंने रखा 2/3 इज इक्वल्स टू। ओके, B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो साफ साफ देखो ना आप कि पहला ही रेशियो जो होता है एक दूसरे के क्या हो रहा है? इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगी? ये लाइन क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग। मतलब कोई दो इक्वेशन दी रही और उससे ऐसा चेक करो और पहला ही रेशियो तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, मतलब वो जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या देगी आपको? इंटरसेक्टिंग लाइन देंगी। अब देखो, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसको क्या होंगे? देखो, आपकी लाइन अगर इंटरसेक्ट है तो ये कौन सी जगह पे? एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है? मीट कर रही है। तो एक बात बताओ, इस लाइन में
अनेक पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, पर वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में ही क्या हो रही है, मीट हो रही है। पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही है, इसका मतलब हो गया कि उस लाइन के लिए वो क्या है, यूनिक पॉइंट हो गया। क्या हो गया, यूनिक पॉइंट। इसीलिए इसके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ भैया, तो अच्छे से सुनो। ठीक है, ये समझ गए कि अगर कोई कंडीशन इस फॉर्म में हो कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, थोड़ी देर के लिए अगर ना इसको भूल भी जाओ, इसका तो चेक करना ही नहीं है, इसको चेक करना है बस। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन। देखो कई बार क्या कहते हैं, इसमें अपने को ये भी पूछा जाता है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। अभी कंसिस्टेंस का मतलब और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये बताता हूँ, सुनो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक लाइन है जो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो देखो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहेगी, मतलब कोई ना कोई इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इसके लिए क्या एक सॉल्यूशन का पॉइंट बन गया। मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई तो पॉइंट, मतलब मान लो यहाँ पे क्या रहेगा, वन एक पॉइंट है, वन एक पॉइंट है, ये वन टू पॉइंट है, कोई भी कहीं पे भी टच करे, मतलब एक ना एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखो जिस भी लाइन के कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले, कोई ना कोई पॉइंट मिले, तो वैसी लाइन क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट। मतलब ये तुम्हारी जो होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, कंसिस्टेंट। ओके, तो देखो कोई भी अगर कंडीशन पूछ सकता है कि कोई इक्वेशन दिया और बोलेगा कि सबसे पहले बताओ क्या वो इंटरसेक्ट है, तो इंटरसेक्ट होने के लिए याली कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब उसने बोला कि इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन सॉल्यूशन होगा। अब अगर उसने और डीप पूछा तो बोलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप लोग क्या बताएंगे, वो कंसिस्टेंट होता है। ओके, ठीक है, चलो इसी सीरीज में अपन क्या ले लेते हैं, अब दूसरा वाला टॉपिक ले लेते हैं जो कि क्या है, पैरेलल ले लेते हैं। चलो पैरेलल, ठीक है, पैरेलल क्या होता है, ठीक। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कभी भी मीट ना करें, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल की कंडीशन बोलते हैं। अब देखो पैरेलल की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो इनके रेशियोज हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो a1/b2 ये सब चीज है, तो इसमें भैया ये मैच करना चाहिए, पर ये एक दूसरे के मैच नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं साइड में, देखो एग्जाम्पल लिया मैंने। मान लो कि मैंने बोला 3x - 6y प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, और दूसरी इक्वेशन बोला 6x - 12y प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखना चाहो तो a1 की वैल्यू क्या है, चेक करो, तो ये क्या है 3। b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी आप लोगों की -6, और c1 की वैल्यू क्या है भैया 9। ओके, दिख रहा है ना। अब a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, उसके बाद b2 की वैल्यू क्या है -12, और c2 की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब चलो इसमें रख के देखते हैं। चलो a1 की वैल्यू क्या है 3/6 इज इक्वल्स टू इसकी क्या है -6/12। ठीक है, 6/-12, और ये क्या है 9/3। फिर बोलोगे अरे ये तो मैच ही नहीं कर रही है। अभी जब मैच नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अरे ऐसा नहीं है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1 और 2 टाइम्स में कटी। अब देखो ये माइनस से माइनस कर दो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया 9/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कुल मिला के देखो ये क्या बना 1/2 बना ना, 1/2 बना। ओके, उसके बाद ये भी क्या बना 1/2 बना, और उसके बाद ये क्या बना 3 बना। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, पर ये मैच नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन। अब देखो भैया पैरेलल की कंडीशन में कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ता है। देखो कभी भी दो लाइन पैरेलल रही तो कभी भी इनके सॉल्यूशन तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, जब मीट ही नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबल कहाँ से हो सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन का केस। कौन सा केस, नो सॉल्यूशन का केस। ओके, इतना समझ आया। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट। तो देखो मैंने क्या बोला था, जिसके कुछ सॉल्यूशन मिले वही कंसिस्टेंट होते हैं, पर ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। ओके, इतना बात हो गई। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है आप लोगों का, चलो यहीं पे कवर कर लेते हैं ना। तीसरा वाला क्या है, कोइंसिडेंट का कंडीशन है। तीसरा जो है वो है कोइंसिडेंट का कंडीशन है।
अब कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो कि A1 अपॉन A2 जो होता है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये पूरे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, कंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल में 0। अब 4x माइनस कितना लेंगे, 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो भला, A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है -3 और C1 की वैल्यू कितनी है